So hello and very good morning dear students, welcome to the day 44 for JEE 111 days for JEE 2026। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माई वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर दैट इज़ फ्लूइड्स। राइट, बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, ब्यूटीफुल सा चैप्टर है और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। राइट, तो यहाँ पर बेटा हम फ्लूइड्स किसको कहते हैं, तो एक बहुत ही थियोरेटिकल और बेसिक सी बात है कि फ्लूइड हम किसको कहते हैं। क्या लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं? तो बेटा लिक्विड और एयर दोनों को फ्लूइड कहा जाता है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे ये सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि लिक्विड एंड गैसियस आर बोथ फ्लूइड्स। ठीक है, और वो सब एक जैसे रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं। राइट, चलिए अब यार डेंसिटी किस चिड़िया का नाम है, चलिए पहले डेंसिटी समझते हैं ना। व्हाट इज डेंसिटी? राइट, तो डेंसिटी रो इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई चीज़ कितनी डेंस है वो हमें कैसे पता चलता है, तो उसे एक वॉल्यूम के अंदर, उसे एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर, मान लो ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर हम लोग डाल के फिर उसका वजन करते हैं, वेट करते हैं, है ना। अगर इसको हमने एक फिक्स वॉल्यूम में एक फिक्स वॉल्यूम में डाल दिया और इसका वज़न किया, इसको पूरा भर के इसका वज़न किया, तो इसका वज़न कितना आएगा, है ना। तो वो उसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब है, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं, है ना। तो इसकी यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब विच इज़ एसआई, एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू योर सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट कुछ बेसिक डेंसिटीज आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। काफ़ी क्वेश्चंस में नहीं देंगे, तुम्हें पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे इसको हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। मतलब अगर आप ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का छोटा सा बॉक्स लोगे तो उसमें पानी डालोगे तो 1 ग्राम जितना पानी आएगा, लेकिन 1 मीटर क्यूब का बड़ा बॉक्स लोगे तो उसमें 1000 किलो पानी आ सकता है और 13,500 किलो मर्क्यूरी आएगा इसमें। ठीक है, तो मर्क्यूरी इज़ डेंस, मर्क्यूरी डेंस है, ज़्यादा डेंस है। अच्छा, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि गोल्ड की डेंसिटी जो होती है वो मर्क्यूरी से भी ज़्यादा होती है। राइट, और सबसे ज़्यादा डेंस मटेरियल जो है दैट इज़ ओस्मियम। तो ओस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। दीज आर रेयर एलिमेंट्स। राइट, तो ये इसके अराउंड ग्रेटर देन 19 kg पर मीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी। ठीक है, तो दीज आर हाई और हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट्स हम लोग इनको मानते हैं। नाउ व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी किसको कहते हैं? तो रिलेटिव डेंसिटी बेटा हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक रेशियो है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सर क्यों 4 डिग्री सेल्सियस? तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पानी की डेंसिटी हाईएस्ट होती है और जो 1000 kg पर मीटर क्यूब हम लेते हैं। राइट, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस हम लेंगे। राइट, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये रेशियो है। ठीक है, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये रेशियो है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है ना, सो वो उसकी डेंसिटी मर्क्यूरी की 13.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पानी की डेंसिटी विच इज़ 10⁻³। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होगी 13.6, मतलब पानी से 13.6 गुना ज़्यादा, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब अगर तेरे को रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है तो तुझे पानी की डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर तुझे रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है किसी की तो तू पानी की डेंसिटी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर ले तो तुझे एब्सोल्यूट डेंसिटी मिल जाएगी। राइट, तो ये न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको यूज़फुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्लूइड्स। मान लो हम 2 फिक्स मासेस के फ्लूइड्स को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स मासेस के फ्लूइड्स को मिक्स कर रहे हैं। राइट,
और यहाँ पे आपने कुछ फ्लूइड्स डाला, यहाँ पे आपने कुछ फ्लूइड और डाला, राइट, कुछ फ्लूइड और डाला। तो जो मिक्सचर यहाँ पे रेडी होगा, यहाँ पे जो भी मिक्सचर बन के रेडी होगा, राइट, उसका डेंसिटी क्या होगा, ये हमें डेंसिटी निकालना है। सो डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट। अब मान ले सेम मास वाले दोनों है, तो ये मास है, इसका भी मास है, इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, राइट। और डेंसिटी ρ1 इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ρ1 इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि मास सेम है तो वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो इसको वॉल्यूम V1 कह देते हैं। डेंसिटी ρ2 इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम 2, ठीक है, फाइन। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल डेंसिटी। टोटल डेंसिटी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना है, तो टोटल मास है 2m, m प्लस m दैट इज 2m। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम V1 है तेरा ρ1m एंड वॉल्यूम V2 तेरा है ρ2m, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ρ1m प्लस ρ2m, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे टोटल, अरे यार गड़बड़ कर दी, V1 ऊपर जाएगा ना, हाँ V1 ऊपर जाएगा तो मास बाय डेंसिटी हो जाएगा ना, m बाई ρ1, V2 जाएगा तो m बाई ρ2, हाँ। तो ये हो जाएगा तेरा m बाई ρ1 प्लस m बाई ρ2, यस। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाई m कॉमन, 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2, ठीक है। अब m से m गए तो ये तेरा हो जाएगा बेटा 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है कि रो इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना होता है 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। आ जाओ अभी, अब हम सेम वॉल्यूम के दो मास को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एक कंटेनर में हम दो मास को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दो मास को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो मास का क्या सेम है, उस मास का वॉल्यूम सेम है, उस मास का वॉल्यूम सेम है, उस मास का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मटेरियल है ना, और यहाँ पे कुछ मिक्सचर बना रहे हैं। अब इसकी डेंसिटी रो है, ρ2 ले लेते हैं, इसका सेम वॉल्यूम V है तो मास अलग होगा m2, है ना। इसका मास भी m1 अलग होगा, ρ1 डेंसिटी है, वॉल्यूम V है। अब हमें पता है कि भाई टोटल जो डेंसिटी होती है वो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होती है, V टोटल, है ना। अब बेटा मास, अगर हम पहले वाले फ्लूइड की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास 1 अपॉन वॉल्यूम, तो मास 1 तुम्हारा होगा ρ1 इंटू V, और यहाँ पे डेंसिटी 2 इज इक्वल्स टू मास 2 अपॉन वॉल्यूम, तो मास 2 तेरा होगा ρ2 इंटू V, ठीक है। अब बेटा इस मासेस की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, m टोटल इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, V टोटल इज इक्वल्स टू V प्लस V। अब m1 क्या है तेरा, ρ1V प्लस ρ2V डिवाइडेड बाई 2V, तो यहाँ पर बेटा तेरा हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 इज इक्वल्स टू रो इक्विवेलेंट, राइट। सो दीज आर द केसेस ऑफ टू मिक्सचर की डेंसिटीज फाइंड करने के, ठीक है। तो इसका एक MCQs पूछे जाते हैं, तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, राइट। दीज आर द फॉर्मूलाज, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 सीधा एवरेज कर लेना अगर वॉल्यूम सेम है, और 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 अगर इस तरह से किया जाए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड कॉलम। चलो एक ये फ्लूइड कॉलम है, इसके अंदर मुझे प्रेशर निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटू सा एलिमेंट है, हमने किसका लिया हुआ है, एक फ्लूइड का एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, दिस इज स्मॉल पार्ट ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट ऑफ अ फ्लूइड है, इसका मास हम लोग लेते हैं छोटा सा मास dm, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, ये वो छोटी सी हाइट है dh, और वो यहाँ से स्मॉल h हाइट पर है, ऐसा मान के चलते हैं, है ना। ये बाउंड्री से स्मॉल h हाइट पर है, ऐसा मान के चलते हैं ये, ठीक है। अभी मान लो ऊपर वाले इसका एरिया A है,
नीचे वाले का एरिया भी ए है। अब ये यहाँ पे टिका हुआ है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है हम सब जानते हैं। इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी कब रह सकती है, जब ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस सेम हो। तो लेट्स सी कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो सरफेस है, ऊपर वाली ये वाली जो सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पे फ्लूइड की वजह से कुछ प्रेशर लग रहा होगा, और उस प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो होगा वो तेरा प्रेशर इंटू एरिया होगा। फोर्स जो होगा वो तेरा कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर हम इस फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। तो F इज इक्वल्स टू पी ए। ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, ये डी एच है, ये डी एच है, और ये डी एच हाइट, ये डी एच हाइट है, ये डी एम मास है, ये डी एच हाइट है। अब ये डी एच जितना आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर तुम्हें एक एक्सेस प्रेशर फील होगा। मतलब प्रेशर पी तो है ही, प्लस थोड़ा कुछ एडिशन होगा उसके अंदर। मतलब यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर होगा वो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है, इट इज़ मच मोर क्लियर। ये ज़्यादा होगा प्रेशर यहाँ। तो यहाँ पे फोर्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा इस पॉइंट पर। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स इज अगेन प्रेशर इंटू एरिया। तो लेकिन प्रेशर ही है थोड़ा सा ज़्यादा, P प्लस डी पी इंटू एरिया है। ठीक है। और सर एक और चीज़ यहाँ पे लग रही होगी, दैट इज़ mg। एक और चीज़ यहाँ पे लग रही होगी, दैट इज़ mg। तो यहाँ पे मैं mg को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सर इसकी वजह से एक mg लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे नीचे साइड mg लगेगा, नीचे साइड mg लगेगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। नीचे साइड क्या लगेगा, mg लगेगा नीचे साइड। ठीक है। और वो m को हम dm कह देते हैं, तो इसको हम dm इंटू जी कहते हैं। dmg जितना लाइक, क्योंकि इसका मास है, छोटा सा dm मास है। अब अगर हम इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं तो हम जानते हैं कि ऊपर के फोर्सेस इक्वल्स टू नीचे के फोर्सेस। अब इसके ऊपर आप सारे फोर्सेस अगर लगा के देख ले तो ऊपर ये वाला फोर्स लग रहा है प्रेशर इंटू एरिया। ये नीचे वाला फोर्स जो है वो लग रहा है प्रेशर प्लस छोटा सा इंक्रीमेंट इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और इसका छोटा सा mg जो लग रहा है वो है dm इंटू जी। अब बेटा इसको अगर हम इक्विलिब्रियम फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा ये कहता है कि ऊपर के फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू नीचे के फोर्सेस। तो ऊपर के फोर्सेस कौन कौन है, तो पी ए प्लस डी पी इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू नीचे के फोर्सेस। नीचे के फोर्सेस कौन है, डी एम इंटू जी प्लस पी ए, है ना। ये नीचे का है और ये अकेला ऊपर का है। तो बेटा ये पी ए से पी ए तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तुझे मिल रहा है डी पी इंटू ए इक्वल्स टू डी एम इंटू जी। नाउ व्हाट इज दिस छोटा सा डी एम मास, वी नो दैट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डीएम क्या होगा तेरा, रो इंटू डीवी होगा, छोटा सा वॉल्यूम। अब ये छोटा सा वॉल्यूम है कितना, अब ये इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट। तो ये एरिया इंटू छोटी सी हाइट डी एच। तो रो ए डी एच इज मास डी एम। ठीक है। तो यहाँ पर डी पी जो है बेटा तेरा हो जाएगा डी पी इंटू एरिया इज इक्वल्स टू रो ए डी एच इंटू जी। अभी अगर देखा जाए यहाँ पे तो एरिया थोड़े कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। तो डी पी इक्वल्स टू रो जी डी एच आ रहा है। डी पी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, डी पी इक्वल्स टू आ रहा है तेरा रो जी डी एच, राइट। अब बेटा यहाँ पर मैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स करूँ। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, है ना। तो डी पी का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम पी नॉट से, या हम इसको पी ए कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर जिस पॉइंट पे मेरा प्रेशर है वहाँ तक। और ये रो जी डी एच का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 से लेकर कैपिटल एच तक, जहाँ पर कैपिटल एच जो है वो यहाँ से 0 से लेकर कैपिटल एच तक, यहाँ पर इसकी टोटल हाइट है। कैपिटल एच इज टोटल डेप्थ, या तो डेप्थ कह सकते हैं, राइट। सो अब डी पी का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो पी आएगा, कहाँ से कहाँ तक, पी ए से लेकर पी तक। और इसका करूँगा तो रो जी इंटू एच आएगा, कहाँ से लेकर 0 से लेकर कैपिटल एच तक। तो ये हो जाएगा तेरा P माइनस पी ए इज इक्वल्स टू रो जी इंटू एच माइनस 0 विच इज़ रो जी एच। तो प्रेशर P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच, क्लियर। तो इस तरह से हम प्रेशर P फाइंड करा था। और इसके अंदर आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, डेरिवेशन तो बस मेथड के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, राइट, कि फील होनी चाहिए तुमके कैसे आया, चीज़ें पता होनी चाहिए। जितनी डेप्थ में पता होती है क्वेश्चन समझना आसान हो जाता है। तो P इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ। फाइनल इक्वेशन जो अपना आया दैट इज़ नथिंग बट P इज इक्वल्स टू
पी ए प्लस रो जी एच। अब ये पी ए क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस समथिंग, देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा सबको लगता है, ये फ्लूइड को भी ऊपर लगता है, तुझे भी अभी लग रहा होगा। तो यहाँ का तुझे प्रेशर फाइंड करना है, तो ये प्रेशर ऐड होगा, फिर फ्लूइड का प्रेशर ऐड होगा और यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच, उसमें ये तेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन 1.03 इंटू, और कई बार 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल लिया जाता है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। ठीक है, कभी कई बुक्स में 1 इंटू 10⁵ भी दिया जाता है ना। तो काफ़ी, अगर आप सिंप्लिसिटी देखें तो 10⁵ पास्कल ही इसको बोलते हैं। अगर आपको लेना है तो 10⁵ पास्कल ले सकते हैं, राइट। रो जी एच जो है दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, इसको गेज प्रेशर क्यों कहते हैं? क्योंकि कई गेजेस होते हैं जो प्रेशर को नापते हैं। जैसे टैंक है, राइट, ये टैंक के अंदर यहाँ पे एक प्रेशर गेज है जो इस प्रेशर को नाप रहा होगा, जो प्रेशर को नाप रहा होगा। ये कौन सा प्रेशर नापेगा? तो ये नापेगा हमेशा वो वाला प्रेशर जो उसकी हाइट पे है। मतलब अगर यहाँ पर तेरा प्रेशर है तो यहाँ पे जो प्रेशर है ना, कितना आया होगा वो नापेगा ये, क्योंकि और ये प्रेशर डिपेंड करेगा कि इसका लेवल कितना है। ये ऊपर नीचे होगा तो इसका प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा कम दिखाएगा। तो ये कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे आ रहा है उसको नहीं नापता है, बिकॉज ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, और ये जो नाप रहा होता है वो हमेशा गेज प्रेशर नाप रहा होता है। ये हमेशा गेज प्रेशर दिखाता है। तो गेज प्रेशर इज नथिंग बट रो जी एच। तो जो सिर्फ फ्लूइड की वजह से होता है, दिस इज ओनली ड्यू टू लिक्विड। यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, दिस इज ओनली ड्यू टू फ्लूइड इन कंटेनर, फ्लूइड इन कंटेनर। ठीक है, विदाउट एटमॉस्फेयर जो होगा तो उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज गेज प्रेशर, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी वन थिंग। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम फाइंड करने वाले हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो इसका एक डेरिवेशन है अच्छा सा, और इसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है, और कैसे आता है वो आपको दिखा देता हूँ, इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। फोर्स और टॉर्क दोनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो मान लो तुम्हारे पास ये कंटेनर का वॉल है ना, ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है। मान लो इस तरह से कुछ कंटेनर है और उसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ है। इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड पूरा भरा हुआ है, मतलब ऊपर ये पूरा छलोछल भरा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है दैट इज कैपिटल H, और इसकी जो लेंथ है वो है L, और ये स्क्वायर है तो ये भी L है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, स्क्वायर है ऐसा मान के चलते हैं। अब बेटा ये वाली जो वॉल है तुम्हारी, है ना, उसके ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट होगा, और जो प्रेशर की वैल्यू है वो नीचे तक जाते हुए इंक्रीज़ होती रहेगी। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू थोड़ी कम होगी, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू और कम होगी, और जैसा जैसा आप ऊपर जाओगे प्रेशर की वैल्यू और कम होती जाएगी। मीन्स एज यू गो डाउनवर्ड द प्रेशर इंक्रीजेस, एंड प्रेशर इंक्रीजेस तो फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी बेटा यहाँ पे ये फोर्स को मुझे एस्टिमेट करना है, तो यू कैनॉट एस्टिमेट दिस फोर्स डायरेक्टली, है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई प्रेशर इनटू एरिया इज द फोर्स। व्हाई? बिकॉज द प्रेशर इज वेरिएबल, द प्रेशर इज वेरिएबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम करते आ रहे हैं, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, क्या छोटा सा एलिमेंट लेंगे,
है ना, अपनी जो प्रोसेस इंटीग्रेशन की वो यहाँ पे लगानी पड़ेगी। सर मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ और वहाँ पे जो मुझे प्रेशर फील हो रहा होगा अभी वो होगा रो जी इंटू एच। ठीक है, ओके सर, किसकी वजह से फील हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड की वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x जितने डिस्टेंस दूर, x जितना डिस्टेंस दूर है या स्मॉल h जितना डिस्टेंस दूर है, राइट, तो दिस इज रो जी स्मॉल h, राइट। एक कंटेनर की जो हाइट है पूरी वो कैपिटल H है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर हमें लग रहा है वो है रो जी इंटू एच। तो ये उस प्रेशर की वजह से छोटा सा फोर्स इस छोटे से एरिया पे लगेगा, है ना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंटल एरिया, तो फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंटल एरिया कितना होगा? नाउ लेट्स सी दैट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंटल एरिया होगा छोटा सा फोर्स dF इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू छोटा सा एरिया। नाउ व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज रो जी इंटू एच। एंड व्हाट इज एरिया? तो एरिया है इसकी जो लेंथ है वो दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसका छोटा सा जो हाइट है विच इज dh। तो लेंथ इंटू dh इज योर एरिया। तो लेंथ इंटू dh इज योर एरिया, छोटा सा एरिया ये। ठीक है, दिस इज छोटा सा फोर्स। अगर मुझे टोटल फोर्स फाइंड करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस dF। दैट मीन्स मेरे को ये रो जी एल इंटीग्रेट करना पड़ेगा h dh। अब h dh का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल H, राइट। और ये dF विल गिव मी द फोर्स रो जी एल, और यहाँ पर h मेरा हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल H, एंड दैट इज इक्वल्स टू रो जी एल कैपिटल H स्क्वायर बाई 2। नाउ दिस इज व्हाट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वॉल। मतलब एक वॉल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो इतना होगा, रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2, रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2। नाउ दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एंटायर वॉल। ठीक है, अब बेटा इसमें टॉर्क वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि टॉर्क कितना लगेगा बताओ। ठीक है, तो हम टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? चलो, तो टॉर्क के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू फाइंड आउट टॉर्क। फिर हम दोनों के ये लास्ट में याद तो इक्वेशन ही रखना है, बट आपको बेटा प्रोसेस पता होनी चाहिए। लास्ट में याद तो इक्वेशन ही रखना है लेकिन प्रोसेस पता होनी चाहिए। जेई के अंदर कभी भी इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो यू शुड नो द प्रोसेस, राइट। चलो, नाउ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ वॉल। वॉल ऑफ कंटेनर, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ वॉल ऑफ कंटेनर। चलो, तो देखो सेम प्रोसेस है जो हमने अभी कंसीडर किया था, है ना, उसी को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। ये अब मजे की बात क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, दिस इज DH, है ना, एंड दिस इज लेंथ L, दिस इज DH एंड दिस इज लेंथ L। अब यहाँ पे बेटा H जितना डिस्टेंस दूर, है ना, अगर हम H जितना डिस्टेंस दूर अगर हम इसको टॉर्क लगा रहे हैं, तो छोटा सा टॉर्क मेरा कितना आएगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला है डी टाउ इज इक्वल्स टू RF साइन 90, RF साइन थीटा। अब R कितना है? तो ये H जितना R है, और F जो है वो DF है, छोटा सा फोर्स, है ना। और ये जो छोटा सा फोर्स है वो कितना है? DF। तो DF की वैल्यू है प्रेशर विच इज रो जी एच इंटू एरिया विच इज L इंटू DH, है ना। तो यहाँ पर बेटा अगर मुझे टोटल टॉर्क फाइंड करना है तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी टाउ को। दैट मीन्स मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा रो जी एल एच स्क्वायर DH को, रो जी एल एच स्क्वायर DH को, है ना। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कहाँ से कहाँ तक करूँगा? 0 से h तक करूँगा। तो मेरा टाउ जो है वो आ जाएगा बेटा रो जी एल एच क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू कैपिटल H। सो माई फाइनल एक्सप्रेशन इज रो जी कैपिटल H क्यूब बाई 3, दिस इज माई टोटल टॉर्क। ठीक है, अब मज़े की बात क्या है कि किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा होगा ये मुझे फाइंड करना है, तो बेटा ये पॉइंट जहाँ पर आपका टॉर्क एक्ट हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, ये फाइंड करना है अगर आपको, तो आपको टॉर्क के जनरल फार्मूला को इसके ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसके साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसे करना है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो मान लो ये तुम्हारी वॉल है, ठीक है। नाउ वी नो सबसे ज़्यादा फोर्स नीचे होता है, सबसे कम फोर्स ऊपर होता है ना। और अगर हम इसको लीनियरली यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ मैं इनको, तो इस तरह से यहाँ पर सारे फोर्सेस आ रहे होंगे, इस तरह से, है ना, बढ़ रहे होंगे फोर्सेस, इस तरह से फोर्सेस बढ़ते हैं, राइट। अब बेटा मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिस पे पूरा फोर्स लग रहा होगा और कितने डिस्टेंस पे होगा ये, है ना। तो मान लो मैं इसका जो नेट फोर्स पूरा लग रहा है विच इज़ एफ इक्विवेलेंट, और एफ इक्विवेलेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहाँ गया अपना एफ इक्विवेलेंट एरिया, दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वॉल। तो ये इक्विवेलेंट फोर्स कितना है, ρg/L² 2। ये इक्विवेलेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है ना, वो ऊपर से कितना नीचे होगा वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, ये इक्विवेलेंट फोर्स x जितने डिस्टेंस पे लगेगा तो जो टॉर्क जनरेट करेगा वो इतना होगा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये कि ये जो तेरा फोर्स है वो F इक्विवेलेंट है, ये जो तेरी हाइट है वो x है जो मुझे फाइंड करनी है। तो मेरा जो टॉर्क हो गया वो x इंटू एफ इक्विवेलेंट हो गया, x इंटू एफ इक्विवेलेंट हो गया। और ये x इंटू एफ इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू द नेट टॉर्क। नेट टॉर्क कितना है, ρg/L/3 विच इज इक्वल्स टू ρg/L/3। ओके सर, अब एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करते हैं विच इज ρg/L/2 विच इज इक्वल्स टू ρg/L/3। तो ρg/L तो वैसे ही गया, h² से क्यूब निकल जाएगा, h ही रहेगा खाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x कितना आ रहा है, x आ रहा है बेटा 2/3 टाइम्स ऑफ h। मतलब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है दैट इज एट 2/3 टाइम्स ऑफ हाइट है, ठीक है। मतलब 2/3 पार्ट पे, ऊपर से नीचे 2/3 पार्ट पे यहाँ पे लग रहा होगा और नीचे से ऊपर जो है 1/3 पार्ट पे लग रहा होगा। तो अगर कभी पूछ लिया नीचे से कितना होगा डिस्टेंस, तो 1/3 ऑफ h होगा, ऊपर से होगा 2/3 ऑफ h। तो यहाँ पर इसके बेस पर क्वेश्चन भी आए हैं। सी, अ लिक्विड इज फिल्ड up to the top in a rectangular tank of a square cross section. The sides of cross section is A equal to 1 meter and height of tank H is equals to 3 meter. If density of liquid is rho, which is 100 kg meter cube, find force on the bottom of tank and on one of its wall. Also calculate the position of point of application of force on the wall. See, ये जो पूछा है ना वो लास्ट वाला क्वेश्चन, the position of point of application of force on the wall, कि किस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करना है विच इज़ नथिंग बट 2/3 टाइम्स ऑफ h। तो ये तो हमारा आ गया, हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो 2/3 टाइम्स ऑफ h ही होगा हमेशा। अब यहाँ पे दो चीज़ें और पूछिए, फाइंड द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ टैंक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब कभी भी आप ये सारी चीज़ें देखते हो ना एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने आपकी लाइफ में देखा होगा, दैट इज़ आपकी जो नर्मदा कैनाल है वो, ठीक है। नर्मदा कैनाल जो है वो, नर्मदा कैनाल का जो शेप है ना वो आपने देखा होगा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। पहले एक बना लेता है। अगर आप नर्मदा कैनाल देखोगे तो वो इस तरह के शेप की होती है, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। ऐसे बेस है ये और पानी ऐसे यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, और ऐसे फ्लो हो रही होती है। तो नर्मदा कैनाल जो है उसका शेप ऐसे दिया जाता है। नर्मदा कैनाल का शेप ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर ज़्यादा सीमेंट रखना पड़ेगा उनको, सीमेंट कंक्रीट जो भी यहाँ पे मटेरियल है ना, जो सीमेंट कंक्रीट मटेरियल वो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम बॉटम पे जाओगे तुम्हारा प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, प्रेशर जो है तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। तो ये जो तुम्हारे ऐसे फट जाएगा अगर यहाँ पे अगर तुमने अच्छे से ज़्यादा से जितना नीचे अगर आपने सबसे ज़्यादा कंक्रीट वगैरह नहीं प्रोवाइड किया तो ये फट सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितना आप डेप्थ में जा रहे हो तो ये कंक्रीट वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, राइट। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो प्रेशर और फोर्स जो है उसको विथस्टैंड कर सके, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो जो मेरा बेटा कंटेनर है ना वो ऊपर से स्क्वायर है पहली बात तो, और नीचे से हाइट उसकी थोड़ी ज़्यादा है ना, ऐसे दिया हुआ।
अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है इसने कि जो बेस है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो पहली चीज़ उसने ये पूछी है कि इस बेस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। और ये छलोछल भरा हुआ है, पूरा पूरा भरा हुआ है लिक्विड से, फ्लूइड से, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस, मतलब इस बेस पर फोर्स कितना लग रहा होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फोर्स ऑन बेस ऑफ एरिया ए इक्वल टू कितना है, देखो अब सिर्फ उसकी हाइट 3 मीटर है, दिस इज 3 मीटर, ये तो 1 मीटर ही है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है ना। तो एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। इज फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर कितना होगा तो रो जी एच, और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो रो की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी है 100, जी की वैल्यू कितनी है 10, हाइट कितनी है 3। सो यहाँ पर आएगा बेटा तेरे को 3000 न्यूटन मिल रहा है, 3000 न्यूटन का तुझे फोर्स मिल रहा होगा, ठीक है। अब वॉल पे पूछा है कितना होगा, है ना। तो फोर्स ऑन वॉल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे बोलो। फोर्स ऑन वॉल इज F इज इक्वल्स टू रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2। सो दैट इज इक्वल्स टू रो कितना है 100, जी कितना है 10, लेंथ कितनी है, लेंथ ये वाली लेंथ विच इज़ इक्वल्स टू जिस वॉल पे लग रहा है, तो ये वॉल की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, इंटू एच स्क्वायर, ये हाइट का स्क्वायर विच इज़ 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा तेरा 4.5, और ये हो जाएगा 4.5 इंटू 1000 विच इज़ 4500 न्यूटन। तो वॉल के ऊपर 4500 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, राइट। ऑल्सो कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया और सी पार्ट हो गया। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे मिल रहा है अपने को, तो हमने इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करके ऑलरेडी देख लिया। तो x की वैल्यू जो आती है तेरी 2/3 h जितनी आती है, तो विच इज़ 2/3 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल होगा, तो विच इज़ एक्टिंग एट 2 मीटर। तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे नीचे लग रहा होगा। तो सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस टू डेरिवेशंस आर व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आस्क्ड, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको ये ए बी और सी पर फोर्सेस फाइंड करने कितने होंगे, ठीक है। चलो तो कैसे फाइंड करेंगे, नाउ लेट्स सी। देखो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, आपको पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों ऐड करना है। देखो 1 एटमॉस्फेयर 10⁵ पास्कल ले लिया, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले 1 मीटर नीचे केरोसिन की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है वो फाइंड करेंगे। तो प्रेशर ड्यू टू केरोसिन फॉर पॉइंट ए, चलो कैलकुलेशन करते हैं फॉर पॉइंट ए। फॉर पॉइंट ए इज नथिंग बट PA प्लस रो जी इंटू 1, तो PA प्लस रो कैरोसिन इंटू जी इंटू 1 मीटर, है ना। अब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर तो 10⁵ है ही, प्लस रो कितना है 800 जी 10 इंटू 1 मीटर। तो ये हो गया तेरा बेटा 100 इंटू 10⁵ प्लस 8 इंटू 10⁵ पास्कल, which is nothing but 108 into 10⁵ पास्कल, and I can also say that 108 किलो पास्कल, 108 किलो पास्कल, ठीक है सर, ओके सर। चलिए अब बी पार्ट पे आते हैं, फॉर पॉइंट बी। चलिए पॉइंट बी को समझते हैं। पॉइंट बी के लिए बेटा सबसे पहले तो इसका पूरा होगा, इसका भी पूरा होगा, और इसका ये 1.5 मीटर का आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो तो PA प्लस रो कैरोसिन इंटू जी इंटू कैरोसिन की हाइट जो है 2 मीटर, प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू 1.5 मीटर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10⁵ प्लस रो कैरोसिन 800 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 10⁵ इंटू 10 इंटू 1.5। तो कितना आएगा ये, चलिए लेट्स सी, विच इज 10⁵ प्लस, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 100 किलो पास्कल। तो बेटा हो जाएगा बेटा 100 इंटू 10⁵ प्लस 8 2 जा 16 हो जाएगा ना, 16 इंटू 10⁵, 16 इंटू 10⁵ प्लस
15 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें किलो पास्कल में ही लाऊंगा, राइट। तो 10⁻3 10⁻10 कॉमन निकलेगा, ठीक है, ये 31 हो जाएगा, तो ये 131 किलो पास्कल आ जाएगा। दिस योर 131 किलो पास्कल। अब सी का आंसर क्या आएगा, चलिए फाइंड करते हैं सी का आंसर। ओके सर, तो ये सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यूज़ करनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहाँ पे लग रहा होगा तुम्हारा, ये जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम पीए कहते हैं, है ना, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो 100 किलो पास्कल है। और ये सी पॉइंट जो है वो 0.5 मीटर दूर है, और इसकी डेंसिटी मर्क्यूरी है 13.6 इंटू 10⁻3 है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। हाँ चलो, कि इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, चलो आप कमेंट डाउन करना, है ना, मजदूरी मैं नहीं करता, आप लोग कर लेना। चलो, तो ये मैं लिख देता हूँ, इट्स होमवर्क। आपको सी का फाइंड करके कमेंट डाउन करना है कितना आया। चले आगे बढ़ते, पास्कल्स लॉ। नाउ व्हाट इज दिस पास्कल्स लॉ? देखो, पास्कल ने एक चीज़ बताई थी कि भाई फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ लेट्स से यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है पूरा ऐसे, ठीक है। अब ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पुट करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो मैंने पुट किया यहाँ पे, दैट इज इनसाइड द फ्लूइड, दैट इज इनसाइड द फ्लूइड, है ना, दैट इज इनसाइड द फ्लूइड। और मान ले यहाँ पर मैं फ्लूइड भर भी देता हूँ, चलो आ जा, ये फ्लूइड मैंने भर दिया। अब हो क्या रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या कि इस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस है सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ इसको F1 लग रहा है, तो ये जो एरिया होगा इसका मान लो A1 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसको F2 लग रहा होगा, सो ये जो इसका एरिया वेक्टर है वो A2 है। यहाँ पर इसको F3 लग रहा होगा, F3 लग रहा होगा, ये जो एरिया है वो A3 है। F3 लग रहा होगा, एरिया जो है वो A3 है, ये F3 है, एरिया जो है वो A3 है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि फोर्स और एरिया, जो दो चीज़ें है फोर्स और एरिया, उन लोग का क्या होगा। सी मेरे पास ये जो फोर्स F3 है, मेरे पास ये जो फोर्स F3 है, इसके बेटा दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है ना, ऐसे नीचे वाला कंपोनेंट है। वैसे भी एरिया के दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, ये एरिया जो 3 है तुम्हारा A3, उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा एरिया A3 का, राइट। चलो, तो अभी क्या करेंगे, सी, हाँ अभी आपको एंगल लेना पड़ेगा, है ना, एंगल लेना पड़ेगा। अब चलो कौन सा एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलो अब देखो बेटा, अगर मैं इसको ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये मेरा थीटा है, ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है। सो ये मेरा जो एंगल है वो भी थीटा होगा, दिस विल बी माई एंगल थीटा, है ना। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ये वाला जो मेरा एंगल है वो भी थीटा होगा, है ना, ये भी मेरा एंगल थीटा होगा। सी, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, है ना। आई होप आप ज्योमेट्री पार्ट देख लोगे, ठीक है, इजी, आसानी से आप ज्योमेट्री पार्ट देख सकते हो, ठीक है। अब ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गए, तो ये भी तेरा थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, डन है। चलो अभी ये मेरा हो जाएगा A cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा A sin थीटा, ये A3 है, ठीक है। ये मेरा F3 हो जाएगा, ये वाला sin थीटा, F3 sin थीटा, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा F3 cos थीटा, ठीक है। इस तरह से अभी हो क्या रहा है कि यहाँ का जो प्रेशर है विच इज़ फोर्स अपॉन एरिया, और इधर का प्रेशर है ना, तो फोर्स इधर का इसको बैलेंस कर रहा होगा, इधर का इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ F1/A1 मस्ट बी इक्वल टू दिस F3 sin थीटा बाय दिस A3 sin थीटा, F3 sin थीटा बाय A3 sin थीटा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि F2/A2 is equals to this by this, which is equals to F3 cos थीटा by A3 cos थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है। सो F1/A1 इक्वल्स टू F3/A3, F2/A2 इक्वल्स टू F3/A3। मतलब क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2 इज इक्वल्स टू F3/A3। इसका मतलब ये कि F/A जो है वो हर साइड का क्या रह रहा है, इट्स कांस्टेंट। F/A की वैल्यू हर साइड की क्या रह रही है, इट्स कांस्टेंट। ठीक है, तो पास्कल ने यही कहा था, और पास्कल का ये जो लॉ है ना, इट्स ऐसा कह सकते हैं, इट्स अ फाउंडेशन फॉर हाइड्रोलिक्स। ठीक है, अब हाइड्रोलिक्स की चीज़ें क्या कह रही है, देखो कि भाई यहाँ पर लिक्विड जो है कभी कॉम्प्रेस नहीं होता है, लिक्विड का कॉम्प्रेशन बहुत ही कम होता है ना, फ्लूइड का कॉम्प्रेशन बहुत कम होता है। अब पास्कल की वजह से कुछ अच्छी सी चीज़ हम हाइड्रोलिक्स में समझ पाए, वो ये थी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी प्रेशर दूंगा तो यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा। अच्छा, प्रेशर सेम रह रहा है, क्या सेम रह रहा है, वापस समझना, प्रेशर सेम रह रहा है। तो अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो सेम है। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आई हमें चीज़ कि अगर यहाँ पर कुछ फोर्स F1 दिया जाए इस एरिया 1 पर, तो यहाँ का जो पिस्टन है उस पर रिसीव होने वाला फोर्स जो F2 होगा इस एरिया 2 पर, वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के प्रेशर सेम रहेंगे। प्रेशर सेम रहेंगे मतलब क्या सेम रहेंगे, F1/A1 F1/A1 शुड बी इक्वल्स टू F2/A2 होना चाहिए, F2/A2 होना चाहिए। मतलब आप समझो कि आप इस एरिया है, ये 1 mm² का एरिया है और उस पर आप 100 न्यूटन दे रहे हो, है ना। तो ये अगर एरिया तुमने 100 mm² का ले लिया, तो इनको सेम होने के लिए, इन दोनों को सेम होने के लिए 100:1 का रेशो है, यहाँ पर फोर्स को 10,000 होना पड़ेगा। मतलब सिर्फ आप 100 न्यूटन यहाँ पे देके यहाँ पर 10,000 न्यूटन का फोर्स पा सकते हो। एंड दिस इज हाउ हाइड्रोलिक वर्क्स। मतलब हम छोटे से एफर्ट से बड़ी चीज़ को उठा सकते हैं। अब बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको धक्का मार रहे हो तो जो फ्लूइड नीचे जा रहा है ना, जब आप इसको धक्का मार रहे हो तो कुछ ये फ्लूइड ये नीचे जाएगा ना, तो ये फ्लूइड को धक्का लगेगा। अब ये फ्लूइड को धक्का लगेगा तो ये ऊपर आएगा, है ना। तो मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन ये वाली थी और फाइनल पोजीशन ये वाली आई, तो इतना फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हुआ। कितना फ्लूइड, इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। अब इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जो आपको फ्लूइड डिस्प्लेस होता हुआ दिख रहा है वो इतना है। ठीक है, मतलब इन लोग का मास जो है, मास ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, मास ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, तो मास m1 एंड मास m2 इज कांस्टेंट। दैट मीन्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 2, और यहाँ पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1 इज कांस्टेंट। दैट मीन्स कि वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 सेम होना चाहिए, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 1 सेम होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एरिया 1 इंटू हाइट h1 और यहाँ पर एरिया 2 इंटू हाइट h2 सेम होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 2 है, दैट मीन्स एरिया 1 h1 मस्ट बी इक्वल टू एरिया 2 h2। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर क्योंकि आप पूरा इसको अंदर तक प्रेस कर दोगे तब ये थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ इसका जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। दोनों का प्रेशर सेम होगा लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। इसी वजह से जब आप जैक चढ़ाते हो गाड़ी पे, तो इस तरह से हम बहुत फ्लूइड को अंदर प्रेस करते हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो एकदम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ही ऊपर जा रही होती है। तो जो फ्लूइड हमने नीचे किया वो एक लेयर बना के पूरी गाड़ी को ऊपर उठाता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। मैं कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। सी, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इसको हमने दबाया, यहाँ पे फ्लूइड जाएगा, कार आप उठा सकते हो, है ना। इसको यहाँ पर ये चीज़ भी है कि यहाँ पे आप पिस्टन डालोगे तो यहाँ से आपको इक्वल हाइट के ऊपर जेट वाटर्स आते हुए दिखेंगे, भले उनका लेवल कुछ भी है। और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, इस मेन एप्लीकेशन है उसका हमारी व्हीकल की ब्रेक्स पर। आप जो ब्रेक पैडल पे ऊपर ब्रेक लगाते हो तब यहाँ पे फ्लूइड को प्रेस किया जाता है। ये फ्लूइड जो है आप देख रहे हो पूरा ऑरेंज, ये ऑरेंज जो आपको दिख रहा है दैट इज़ अ फ्लूइड। और ये जब नीचे जाएगा तो इसको धक्का लगता है, दिस इज़ द ब्रेक शूज़। और ब्रेक शू को जो धक्का लगेगा तो अंदर के लाइनर पे वो रिम पे चिपकता है और उसकी वजह से क्रिएट होता है फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक लगती है। ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एवरीथिंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ, एवरीथिंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। See, for the system shown in the figure, the cylinder on the left at L has a mass of 600 kg, जो आप देख सकते हो 600 kg का एक पिस्टन है, राइट, एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। द पिस्टन ऑन द राइट, ये राइट साइड पे जो पिस्टन है एट एस हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 25 cm स्क्वायर।
तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एंड नेग्लिजिबल वेट, जो इसका वजन जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। इफ द एपरेटस इज फिल्ड विथ ऑयल, इसका रो जो है वो 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, चलो तो इसको होल्ड करने के लिए, इस सिस्टम को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे कर। तो बेटा ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर ऑलवेज सेम होता है, कोई भी लाइन के ऊपर प्रेशर रिमेन्स सेम, याद रखना। लीनियरली अगर आप जाओगे तो प्रेशर सेम रहता है, ओके। चलो तो अब इसका प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो 600। तो यहां पे मैं नोटेशन दे देता हूं, इसको बोल देता हूं बी, इसको बोल देता हूं ए। तो कैन आई से दैट प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, राइट। सो फोर्स ए अपॉन एरिया एट ए इज इक्वल्स टू फोर्स बी अपॉन एरिया एट बी, ठीक है। अब फोर्स कितना प्रेशर, देखो टोटल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक और प्रेशर है, ये फोर्स अपॉन एरिया तो इधर साइड हो जाएगा ना, नीचे तो फ्लूइड का भी प्रेशर है, तो इधर साइड थोड़ा मैं प्रेशर एट बी बोल देता हूँ। यहाँ पे प्रेशर एट बी एक्चुअली दो चीज़ों से बना है, किससे, एक फोर्स अपॉन एरिया इसका तो है ही, एफ बी अपॉन सॉरी एफ अपॉन ए तो है ही, प्लस इसका रो जी एच भी होगा, प्लस रो जी एच। समझ ना कैसे करना है। सी यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ इस मास का है, तो मास का जो फोर्स अपॉन एरिया एम जी अपॉन ए, लेकिन इसका फोर्स अपॉन एरिया भी है, प्लस इस फ्लूइड का भी प्रेशर है, फ्लूइड कॉलम का भी प्रेशर है। तो यहाँ पर चलो हम कैलकुलेशन करते सारी चीज़ें। तो 600 इंटू जी एम जी डिवाइडेड बाई एरिया, वहाँ का एरिया दिया है क्या हमें, हाँ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 800 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वहाँ का एरिया कितना है 25, तो 25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, प्लस रो जी एच, रो कितना है 0.78, तो 780 इंटू जी 10 इंटू एच हाइट कितनी है 8 मीटर, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके फोर्स निकाल सकते हो, राइट, कैलकुलेट करके फोर्स निकाल सकते हो। कैलकुलेशन कर दूं क्या, चलो कर देते हैं। ये दोनों गेले, ये दोनों भी गेले हो जाएगा, ठीक है। 6/8 इज़ 3/4, 3/4 इज़ 0.75, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵5 मल्टीप्लाई बाई 10⁵5, 0.75 इंटू 10⁵5। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि 750 है ना, क्योंकि यहाँ पे 780 है। अब 78 इंटू 8 कर दे तो 8 8 ज़ा 64, 6 8 7 ज़ा 56, 7 8 9 10 11 12 1 2 4 है ना, 1 2 4 सॉरी 62, ठीक है। 8 8 ज़ा 624 आ रहा है कुछ, क्या कर रहे हैं मैंने 78 इंटू 8 करना था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी। 8 8 ज़ा 64, तो 4 यहाँ पे जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, 7 ज़ा 56, ठीक है। सही था, 624 ही आएगा। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा बेटा तुम्हारा 624, तो 624 इंटू 10⁻², 624 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर थोड़ा खिलाड़ी एक काम करना पड़ेगा, 1/0.25, 0.25 ऊपर 10⁻² हो जाएगा, 0.25 को हम 4 कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा तेरा 400F, है ना। तो देखो 1/0.25 इज 4, 0.25 करने के लिए यहाँ से 10⁻² ले लिया, 10⁻² ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 और 1.25 इज 4, तो 400F हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये बेटा कितना आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये 75 इंटू 10⁻³ है, ये 6.24, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 7.5 इंटू 10⁻⁴ एंड 6.24 इंटू 10⁻⁴ हो रहा है यहाँ पे। तो 7.25 इंटू 10⁻⁴, 7.25 इंटू 10⁻⁴ माइनस 6.24 इंटू 10⁻⁴,
दैट इज इक्वल्स टू 400 F, दैट इज इक्वल्स टू 400 F। तो ये हो जाएगा अपना 725 इंटू 10⁻² माइनस 624 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 4F। तो 10⁻² लेके सबको कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 10 समथिंग, कितना 101 यस 101 हो जाएगा। तो 101/4 इज इक्वल्स टू F। इतना तुम्हारा आएगा, 2 समथिंग आएगा तुम्हारा, 2 टाइम्स समथिंग आएगा, ठीक है। तो 25 के आसपास तुम्हारा आंसर आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एज शोन इन द फिगर, अ कॉलम ऑफ वाटर 40 सेंटीमीटर हाई सपोर्ट्स अ 31 सेंटीमीटर ऑफ एन अननोन फ्लूइड। देखो ऐसे यूट्यूब वाले क्वेश्चंस तुम्हें आएंगे, ये यूट्यूब वाले क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे, ठीक है। 40 सेंटीमीटर हाई सपोर्ट्स अ 31 सेंटीमीटर ऑफ अननोन फ्लूइड एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द अननोन फ्लूइड, ऐसा तुम्हें पूछा हुआ है। चलो इसकी डेंसिटी क्या होगी वो हमें पूछा है, ठीक है। चलिए लेट्स सी। तो ρgh, देखो इसका ρgh और इसका ρgh सेम होना चाहिए तभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो रो कितना है उसका, कितना है, एज इन द फिगर कॉलम ऑफ वाटर 40 सेंटीमीटर हाई, ये तो पानी है, तो पानी का होगा 10⁻³ इंटू G10 इंटू हाइट 40 सेंटीमीटर मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी, मेरे को नहीं पता कितना, हाइट डेंसिटी इंटू G इंटू हाइट विच इज़ 31 सेंटीमीटर। तो ये 10 से 10 तो पहले ही कैंसिल कर देंगे हम। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी 10⁻³ इंटू 40/31 इज़ योर रो, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग तुम्हारा आएगा। चलो अभी ये बढ़िया सा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, इसको देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है, देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, 2 लिक्विड विच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटी D1 and D2 आर फिल्ड इन द ट्यूब, ईच लिक्विड सब्सटेंस 90 डिग्री एंगल एट सेंटर, रेडियस ज्वाइनिंग देयर इंटरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, द रेशियो D1 डेंसिटी D1 बाई डेंसिटी D2 क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे तुमने जब पोर किया था ना, तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम में ऐसे रहता है, मतलब ये थोड़ा हैवी फ्लूइड है, ये थोड़ा लाइटर फ्लूइड है, तो इसको धक्का मार के ऊपर चढ़ा देता है और ऐसे रह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको बेटा हम लोग अच्छे से समझते हैं कि, ठीक है, अगर ये इस तरह से ट्यूब के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, लेकिन हाफ भरा हुआ है ना, हाँ देखो ये ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, 2 फ्लूइड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ऐसा था, ठीक है। लेकिन ये हो ये रहा है कि ज़्यादा होने की वजह से ये जो फ्लूइड है वो ऐसे करके इसको चढ़ा दे रहा है ऊपर, ठीक है। और ये जो एंगल हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, लेट्स सी, जो एंगल हमें मिल रहा है वो अल्फा मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये सब 90 डिग्री था पहले, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लेट्स सी, ये सब 90 डिग्री था पहले। अभी हमें क्या फाइंड करना है, सी, हमें एक पहले लेवल ले लेना है, ऐसे, दिस इज़ अवर लेवल, ठीक है। इस लेवल पे इसकी वजह से आने वाला प्रेशर, ये डेंसिटी कौन सा, D1 की वजह से प्रेशर, और इस D2 की वजह से इस हाइट पे प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब ρgH1 मस्ट बी इक्वल टू ρgH2, मतलब ρ1gH1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2gH2। तो ये g कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा बेटा ρ1H1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2H2, और रो की जगह पे डेंसिटी D1 यूज़ किया उन्होंने, तो D1H1 मस्ट बी इक्वल टू D2H2 ऐसा बोला हुआ है। तो D1/D2 क्या होगा, तो D1/D2 तेरा होगा बेटा H2/H1। तो मेरे को फाइंड करना है H2 कितना है और ये H1 कितना है, ठीक है। तो चलो मैं फाइंड करूँगा, कैसे करते हैं, लेट्स सी। देखो ये है तुम्हारा रेडियस, ये तुम्हारा रेडियस R, और ये अल्फ़ा है, तो ये होगा तुम्हारा R cos अल्फ़ा, ये होगा तुम्हारा R cos अल्फ़ा। ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है पूरा, तो 90 माइनस अल्फ़ा होगा। अगर आपने देखा होगा तो ये पूरा भी 90 डिग्री था, तो ये हो जाता तेरा 90 माइनस अल्फ़ा, हो जाएगा तेरा 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, व्हाट वुड बी दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट R sin 90 माइनस अल्फ़ा विच इज़ R cos अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा कि ये जो R है उससे टच में जो है दैट इज़ R cos अल्फ़ा, ठीक है। अच्छे से ध्यान से समझना, ये है तेरा अल्फ़ा,
ये तेरा अल्फ़ा, वापस दिखा देता हूँ, देख लो, ये तेरा अल्फ़ा, ये तेरा क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ से ये पूरा 90 डिग्री है, राइट। ये जो है, ये जो पूरा फ्लूइड है इसका भी 90 डिग्री है ये, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा तो ये होगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होगा तो ये सामने वाला क्या होगा आर साइन अल्फ़ा, क्या होगा आर साइन अल्फ़ा। तो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं आर कॉस अल्फ़ा प्लस आर साइन अल्फ़ा इज H2। तो H2 कितना है, आर कॉस अल्फ़ा प्लस आर साइन अल्फ़ा, आर कॉस अल्फ़ा प्लस आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय H1। H1 मेरा कितना है, तो आर कॉस अल्फ़ा माइनस आर साइन अल्फ़ा। अब ये कितना होगा देख लो, इफ़ दिस इज अल्फ़ा, ये तुम्हारा 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, और ये भी तुम्हारा अल्फ़ा होगा तो दिस इज योर आर साइन अल्फ़ा, आर साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाए तेरा आर कॉस अल्फ़ा में से आर साइन अल्फ़ा माइनस करेंगे तो H1 मिलेगा, तो आर कॉस अल्फ़ा माइनस आर साइन अल्फ़ा। अब हमें कुछ नहीं करना है, पूरे इक्वेशन के अंदर से डिवाइड बाय करना है, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फ़ा करना है। तो इसको आर तो सारे निकल के कैंसिल हो जाएंगे, कॉस अल्फ़ा 1 हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, 10 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा, तो 1 प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा, दैट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को करना था। फाइन, तो आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड द सेशन, और आज यहाँ तक रखते हैं, कल हम बहुत सारी चीज़ें और करेंगे और फ्लूइड डायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।